हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। आप सब लोग कोई ना कोई गेम तो ज़रूर खेलते होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल या मोबाइल पर कोई गेम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन गेम्स का, इन खेलों का हमारी हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से क्या कनेक्शन है? इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, हम गेम्स खेलते ही क्यों हैं? सोचा है कभी? स्कूल से आके या छुट्टियों में क्यों मन करता है कि चलो कुछ खेलते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा ह्यूमन रीजन है। देखो, खेलना यानी टू प्ले, ये हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे भूख लगना, नींद आना, वैसे ही खेलना भी इंसान की फितरत में है। ये हमारे अंदर पहले से ही है। और इसके साथ साथ ये एक अल्टीमेट स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर का मतलब है ऐसी चीज जो हमारे दिमाग का स्ट्रेस यानी तनाव कम कर दे। दिन भर की पढ़ाई के बाद थोड़ा खेलने से मन हल्का हो जाता है, फ्रेश फील होता है। अब चलो स्पोर्ट की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं। स्पोर्ट ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जिसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम, जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। दूसरा, मेंटल रिफ्रेशमेंट यानी मानसिक रूप से ताजगी मिलना, दिमाग फ्रेश हो जाता है। और तीसरा, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। तो जिस भी एक्टिविटी में ये तीनों चीजें हैं, एक्सरसाइज, रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट, उसको हम स्पोर्ट कह सकते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलिए अब थोड़ा टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाते हैं, बहुत पीछे। हम देखेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, हाउ इट ऑल बिगैन। हमारे पूर्वज एंशिएंट टाइम्स में कौन से गेम्स खेलते थे? स्पोर्ट्स का एवोल्यूशन यानी विकास धीरे धीरे हुआ। जब इंसान प्री हिस्टोरिक एरा में था, यानी जब लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तब हंटिंग यानी शिकार करना उसके जीने का जरिया था। पर साथ ही साथ वो एक तरह का एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट भी था। फिर आया एपिक एरा, जैसे महाभारत का टाइम। आपने सुना होगा, उसमें डाइस यानी चौसर का खेल हुआ था, जिसमें पांडवज सब कुछ हार गए थे। और चैरियट रेसिंग यानी रथों की दौड़ भी बहुत पॉपुलर थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एंशिएंट किंगडम्स के टाइम में स्पोर्ट्स और ऑर्गेनाइज हो गए, जैसे रेसलिंग यानी कुश्ती और चेस, जिसे पहले शतरंज कहते थे। शतरंज तो पूरी तरह से एक आर्मी की तरह होता है ना, राजा, वजीर, हाथी, घोड़े, ये सब एक स्ट्रैटेजी गेम है ना। जनरली हम सारे स्पोर्ट्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडोर गेम्स। ये वो गेम्स हैं जो हम एक बंद जगह में, जैसे घर के अंदर या किसी हॉल में खेलते हैं। दूसरा है आउटडोर गेम्स। ये वो गेम्स हैं जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, जिनके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। अब हम इन दोनों टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडोर गेम्स की। वो खेल जो 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं। ये गेम्स अक्सर फैमिली और फ्रेंड्स को एक साथ लाते हैं, और इनमें दिमाग यानी स्ट्रैटेजी का ज्यादा यूज होता है। इंडिया में बहुत से ट्रेडिशनल इंडोर गेम्स हैं। एग्जाम्पल के लिए चौकाबारा, जिसे कचकावड़िया भी कहते हैं। ये बिल्कुल आज के लूडो जैसा ही है, बस इसे कपड़े के बोर्ड पर शेल्स यानी कौड़ियों से खेला जाता था। फिर है सागर गोटे। इसमें छोटे छोटे गोल पत्थरों को एक हाथ से हवा में उछालकर पकड़ना होता है। इसके लिए बहुत स्किल और कंसंट्रेशन चाहिए। और एक बहुत ही प्यारा गेम था भातुकाली। ये एक तरह का रोल प्लेइंग गेम था, जिसमें घर के लोग मिलकर गुड़िया गुड्डे की शादी ऑर्गेनाइज करते थे। ये सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि परिवार को जोड़ने का एक जरिया थे। चलिए अब घर से बाहर निकलते हैं, खुले मैदान में। अब हम बात करेंगे आउटडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स में फिजिकल एनर्जी, मूवमेंट और स्टैमिना की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एथलेटिज्म यानी शारीरिक क्षमता का असली टेस्ट होता है। आउटडोर गेम्स में भी 2 टाइप्स हैं, इंडियन गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स। इंडियन गेम्स में आते हैं खो खो, कबड्डी, लंगड़ी और गिल्ली डंडा। बचपन में आपने मार्बल्स यानी गोटी और टॉप यानी भवरा यानी लट्टू भी जरूर खेला होगा। ये सब हमारे देश के अपने खेल हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल गेम्स हैं जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक इवेंट्स जैसे रनिंग और शॉटपुट। वैसे अगर आपको ये एक्सप्लेनर आसानी से समझ आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब हम कुछ खास इंडियन आउटडोर गेम्स पर फोकस करेंगे। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत का हिस्सा है। इन खेलों में हमारी हिस्ट्री और कल्चर की झलक मिलती है। सबसे पहले गिल्ली डंडा। इसका एक और नाम है विती दंडू। इसमें 2 लकड़ियां होती हैं, एक बड़ी जिसे डंडा कहते हैं और एक छोटी नुकीली जिसे गिली कहते हैं।
डंडे से गिली को हवा में उछालकर मारा जाता है। कई लोग मानते हैं कि क्रिकेट इसी खेल से इंस्पायर होकर बना है। ये गांव में आज भी बहुत पॉपुलर है। अगला गेम है लंगड़ी। इसमें एक प्लेयर एक पैर पर हॉप करते हुए यानी लंगड़ी करते हुए दूसरे प्लेयर्स को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखने में आसान लगता है, पर इसके लिए बहुत बैलेंस, स्पीड और स्टैमिना चाहिए। बहुत मजेदार गेम है। और फिर आता है कबड्डी। ये तो अब प्रो कबड्डी लीग की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। इसमें एक रेडर दुश्मन टीम के पाले में जाता है, एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए उसे प्लेयर्स को टैग करके सेफ वापस आना होता है। ये स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और सांस पर कंट्रोल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और आखिर में एक बहुत ही अनोखा और सुंदर स्पोर्ट, मलखंभ। ये जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स का एक मिक्स है। इसमें एथलीट्स एक लकड़ी के सिंगल पोल पर या कभी-कभी रस्सी पर बहुत ही डिफिकल्ट योगिक पोजेस और एक्रोबैटिक स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। ये स्पोर्ट हमारी एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इसमें बॉडी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही अनोखे लेवल पर दिखाई देती हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? यही कि हर खेल, एवरी गेम अपने वक्त और अपने लोगों की एक कहानी बताता है। स्पोर्ट्स सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं है, वो हमारी हिस्ट्री का, हमारी कल्चर का एक जिंदा सबूत है। वो एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने पास्ट को, अपने पूर्वजों के रहन सहन को देख सकते हैं। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज के टाइम में हम जो गेम्स खेल रहे हैं, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हों या कोई नया फिजिकल गेम, सोचो आज से 100 साल बाद लोग हमारे इन गेम्स के बारे में क्या सोचेंगे? हमारे कौन से गेम्स उनके लिए हिस्ट्री बनेंगे? जरूर सोचना इस पर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार रिवाइज जरूर करना और आगे के लेक्चर्स के लिए सर्वद्या कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, सर्वनयना कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि आज जो स्पोर्ट्स हम इतने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर देखते हैं, उसका कनेक्शन हजारों साल पुराने एक छोटे से खिलौने से हो सकता है? ये सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम स्पोर्ट्स को सिर्फ एक गेम समझते हैं, है ना? लेकिन असल में ये हमारी पूरी हिस्ट्री का आईना है, एक छोटे से खेल से लेकर आज के बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स तक। चलो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, आपके हिसाब से सबसे पहला स्पोर्ट कौन सा खेला गया होगा? क्या वो दौड़ना था, या कुश्ती, या शायद बॉल से कुछ? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ये हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाता है। देखो, स्पोर्ट्स की जो असली शुरुआत हुई, जो कम्पिटिटिव प्ले की पहली चिंगारी थी, वो शायद कोई फॉर्मल गेम था ही नहीं। हो सकता है वो कुछ बहुत ही सिंपल सा था, एक खिलौना। रूल्स या टीम्स बनने से पहले इंसान के अंदर खेलने की, कुछ बनाने की और एंटरटेन होने की एक बेसिक इच्छा थी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो चलिए इस प्राचीन खेल के मैदान को यानी एंशिएंट प्लेग्राउंड को एक्सप्लोर करते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें सिर्फ इमारतें या हड्डियां नहीं मिलती, उन्हें खिलौने भी मिलते हैं। और ये सिंपल चीजें हैं ना, पास्ट से एक डायरेक्ट लाइन की तरह हैं। ये हमें दिखाती हैं कि पुराने जमाने की सिविलाइजेशंस कैसे फन करती थीं। मतलब हम ऐसी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसे हम अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, मिच्छाकतेका। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी या द लिटिल क्ले कार्ट। और ये शूद्र का द्वारा लिखे गए एक पुराने नाटक का टाइटल भी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। इससे ये पता चलता है कि खिलौने सिर्फ बच्चों के लिए ऐसी वैसी चीज नहीं थे, वो लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा थे कि वो आर्ट और लिटरेचर का सब्जेक्ट बन गए। और ये सदियों के कनेक्शन को कितने सुंदर तरीके से बताता है। हमें प्राचीन भारत में हाथ से बने मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। इटली के पोम्पी के खंडहरों में हमें आकर्षक गुड़ियां मिलती हैं। और मिट्टी से कुछ बनाने की वही परंपरा, वही ट्रेडिशन आज भी महाराष्ट्र में जिंदा है, जहां परिवार दिवाली के लिए मिट्टी के किले यानी फोक मॉडल्स बनाते हैं। ये खेल का एक न टूटने वाला धागा। तो हाथ से बने खिलौनों से खेलने से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स तक का सफर जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, हमने कैसे तय किया? खेलने की वही स्पिरिट, वही जज्बा धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक घर के आंगन की एक्टिविटी से वो एक ग्लोबल मंच बन गया। और यही है हमारा अगला चैप्टर, स्पोर्ट्स का विश्व मंच पर आना। और अचानक खेल सिर्फ लोकल नहीं रहा,
ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स एक ग्लोबल अरीना बनाया जहां एथलीट्स अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करते थे। इससे एक एथलीट की जीत पूरे देश के गर्व का पल बन गई। अचानक एक गेम दुनिया को जोड़ सकता था या कभी-कभी एक तगड़ी दुश्मनी भी पैदा कर सकता था। और पैरालंपिक्स जैसे इवेंट्स तो स्पोर्ट्स की इनक्रेडिबल इंक्लूसिव पावर को दिखाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और बात सिर्फ बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की नहीं है। कंपटीशन हर लेवल पर हमारी कम्युनिटीज़ में बसा हुआ है। इसकी शुरुआत लोकल सिटी टूर्नामेंट से होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप्स और आखिर में इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर पूरा होता है। यही स्ट्रक्चर है जो टैलेंट को ऊपर आने का मौका देता है और खेल की स्पिरिट को हर जगह जिंदा रखता है। लेकिन जिस चीज़ ने स्पोर्ट्स को सच में एक ग्लोबल फिनोमिनन बनाया वो था मीडिया। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने हमारे गेम्स अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और हर किसी को कहीं भी एक्शन के लिए एक फ्रंट रो सीट दे दी। जरा फर्क सोचिए, कुछ साल पहले तक आपको मैच के बारे में पढ़ने के लिए अगले दिन के न्यूज़पेपर का इंतजार करना पड़ता था या शायद रेडियो पर आती जाती कमेंट्री सुननी पड़ती थी। और आज हम उसे लाइव देखते हैं हाई डेफिनेशन में अपने टीवी और फोन पर, चाहे गेम कहीं भी खेला जा रहा हो। इस एक्सेस ने सब कुछ बदल दिया और इसी वजह से स्पोर्ट्स हमारे पॉपुलर कल्चर में छा गया है। हम सिर्फ गेम्स नहीं देख रहे हैं, हम खिलाड़ियों की जिंदगी पर बनी फिल्में देख रहे हैं, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री पर किताबें पढ़ रहे हैं और उन चैनल्स को देख रहे हैं जो पूरी तरह से स्पोर्ट्स को ही समर्पित हैं। मतलब गेम्स के पीछे की कहानियां अब उतनी ही जरूरी हो गई हैं जितनी कि खुद गेम्स। और इस बड़े ग्लोबल इंटरेस्ट ने स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दिया है। इसका मतलब है कि ये अब सिर्फ खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। फील्ड पर हर एक एथलीट के लिए एक पूरी टीम पर्दे के पीछे काम करती है, एक पूरा इकोसिस्टम है प्रोफेशनल्स का जो इस सब को संभालता है। सोचो, एक गेम के लिए कितनी चीजें लगती हैं। कमेंटेटर्स होते हैं जो एक्शन को जिंदा करते हैं, रेफरीज फेयर प्ले सुनिश्चित करते हैं, ग्राउंड स्टाफ मैदान को अच्छे से तैयार करता है, एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट क्रू होती है जो सब कुछ हम तक पहुंचाती है, और जर्नलिस्ट होते हैं जो आखिरी सीटी बजने के बाद भी कहानियां बताते हैं। ये सिर्फ नौकरियां नहीं है, ये जरूरी प्रोफेशनल करियर्स हैं जो मॉडर्न स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी है। ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। वही डेडिकेशन जो नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रेरित करती है, वही इन सभी दूसरे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती है। इनमें से किसी भी एरिया में लगन और मेहनत से एक अच्छा करियर बन सकता है। ये दिखाता है कि अगर आपको गेम से प्यार है तो इसका हिस्सा बनने के कई तरीके हैं। और ये हमें हमारे आखिरी विचार पर ले आता है। मिट्टी की गाड़ियों से लेकर HD में ब्रॉडकास्ट होने वाले ग्लोबल करियर्स तक स्पोर्ट्स की दुनिया कभी रुकती नहीं है, हमेशा इवॉल्व होती रहती है। तो आगे देखते हुए आपको क्या लगता है, भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट हमारे पसंदीदा खेलों को बदलते रहेंगे, कौन से नए रोल्स और प्रोफेशन सामने आएंगे, इसके बारे में सोचना काफ़ी एक्साइटिंग है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।